गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। कंपाउंड स्लैब मतलब ए स्लैब हैविंग मल्टीपल मीडियम। इसमें एक से ज्यादा मीडियम होंगे। आई हैव कंसिडर्ड अ स्लैब हैविंग 3 मीडियम। I know a compound slab having water and glass inside is placed in air। तो मेरे पास यहां पर 3 तरह के मीडियम है। एयर में ग्लास, ये कंपाउंड स्लैब पड़ा है जिसमें ऊपर की तरफ वाटर है और नीचे की तरफ ग्लास है और ये वापस से एयर में पड़ा हुआ है। इस स्लैब को मैंने नाम दिया PQRSTU। तो PQRSTU एक कंपाउंड स्लैब है हैविंग वाटर एंड ग्लास इनसाइड एंड वाट एयर आउटसाइड। I have drawn 3 नॉर्मल N1, N2 and N3। ये 3 नॉर्मल मैंने इसके ऊपर खींचे हैं। एट फेस PQ, light ray AB is incident on point B, making angle I with N1. This ray goes past at an angle of R1. Angle of refraction is R1. This ray when made incident on RS, यानी बाउंड्री बिटवीन वाटर एंड ग्लास, again it suffers the bending towards normal because it is entering denser rare to denser medium this time, and this angle is R2। तो here I can say R1 is greater than R2। R1 R2 से बड़ा होगा। अगर यहां ये डेंसर मीडियम हुआ होता, सॉरी रेयर मीडियम हुआ होता, तो फिर R1 would be smaller and R2 would be greater। तो यहां पर अब ये स्लैब से जब बाहर लाइट रे निकल रही है एट फेस TU, तो ये DE की फॉर्म में जाती है, दैट आई कॉल इमर्जेंट रे। एंगल E बनाती है नॉर्मल N3 के साथ। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हाउ शेल आई एस्टैब्लिश द रिजल्ट हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस PQ। फेस PQ पर अगर मैं रिफ्रैक्शन देखता हूं तो I is the angle of incidence and R1 is the angle of refraction। So I can say sin I by sin R1 equal to mu AW। क्योंकि वाटर में रे आई है फ्रॉम एयर, तो AW, और I can write mu W upon mu A। ये मैंने अपनी तरफ से लिख लिया, इसकी बहुत जरूरत नहीं थी। नाउ हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन एट फेस RS। RS फेस पर रिफ्रैक्शन, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 है। तो I can say sin R1 by sin R2 इक्वल टू mu WG। क्योंकि एयर से सॉरी रे जो है ग्लास में आई फ्रॉम वाटर, और आई कैन से म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 2 मैंने एस्टैब्लिश की। अब मैं फाइनल रिफ्लेक्शन की बात करता हूं एट फेस TU। फेस TU यानी पॉइंट डी पर जो रिफ्लेक्शन हुआ वहां पर R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड E इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई कैन से साइन R2 बाई साइन E इक्वल टू म्यू GA। लाइट रे ग्लास से एयर में आई, तो एयर को मैंने बाद में लिखा, और ग्लास से आई तो ग्लास को पहले लिखा। दैट कैन बी रिटन एज म्यू A बाई म्यू जी। और ये इक्वेशन नंबर 3 की। मैंने तीनों इक्वेशन को लाइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा साइन I अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन R1 अपॉन साइन R2 मल्टीप्लाइड बाई साइन R2 अपॉन साइन E इक्वल टू म्यू AW मल्टीप्लाइड बाई म्यू WG मल्टीप्लाइड बाई म्यू GA। इन सब को उठा के मैंने मल्टीप्लाई किया। साइन R1 से साइन R1 कटेगा, R2 से R2 कटेगा, तो व्हाट रिमेन्स विद मी? मेरे पास रहता है साइन I अपॉन साइन E दैट इज इक्वल टू दिस वन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। बट मुझे पता है कि जब हम किसी ग्लास स्लैब की बात करते हैं, किसी रेक्टेंगुलर स्लैब की बात करते हैं, तो I इक्वल टू E होता है। यानी आई कैन से साइन I इक्वल टू साइन E, और साइन I अपॉन साइन E का रेशियो 1 बन जाएगा। तो इसकी जगह मैंने 1 रखा, इसको मैंने उस तरफ रख दिया। तो ये म्यू AW मल्टीप्लाइड बाय म्यू GW मल्टीप्लाइड बाय म्यू GA, दिस इज ऑल बिकम इक्वल टू 1। अब यहां से मुझे म्यू GW की बात करनी है, म्यू WG की बात करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे निकालूंगा मैं? ये पूरा का पूरा, ये दोनों फैक्टर 1 अपॉन चले जाएंगे। बट मुझे पता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से म्यू GA इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू AG, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से रिजल्ट हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो यहां से मुझे मिल जाता है म्यू WG इक्वल टू म्यू AG
और म्यू ए डब्ल्यू डिवाइड में आएगा म्यू ए डब्ल्यू। याद रखें इस ए को अगर मैं हटा भी दूं तो चलेगा, क्योंकि ये हमारे पास एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट वी कॉल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको मैंने यहां पर लिखा है म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। तो दिस इज द रिजल्ट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज डिफाइंड एज the absolute refractive index of glass divided by the absolute refractive index of water. So this is, we can say in words, refractive index of glass with respect to water is defined as the ratio of absolute refractive index of glass with respect to the absolute refractive index of water. अगर कहीं गलती से मेरे पास यहाँ पर म्यू जी डब्ल्यू हुआ होता तो रिजल्ट बदल जाता, और रिजल्ट क्या होता, अब ये रिजल्ट मेरा बन जाता म्यू ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू ए जी, और यानी मैं कह सकता था म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी। तो ये रिजल्ट बदल सकता था अगर मैं इसको यहां पर ऊपर ग्लास और नीचे वाटर ले लेता। तो दिस वे वी कैन एस्टैब्लिश द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू नॉन एयर मीडियम विद इन टर्म्स ऑफ देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Now we move on to one more important topic, that is the apparent depth. Some applications of refraction. Refraction के कुछ applications हमें देखने हैं। पहला application है virtual और apparent depth. Virtual और apparent depth. When an object is placed in a denser medium and seen through, or we can say when an object is seen through a denser medium, it appears raised. Means it appears, its depth appears lesser than the actual depth, the real depth. तो जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं डेंसर मीडियम से देखता हूं तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठ जाती है, इट अपीयर्स रेज्ड, यानी जो हाइट, जो डेप्थ है उस ऑब्जेक्ट की वो कम लगती है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस कम डेप्थ को मैं एपरेंट डेप्थ, और टोटल जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है उसको मैं रियल डेप्थ कहता हूं। इसको समझ लेते हैं। हमने एक कंटेनर लिया जिसमें मैंने डी डेप्थ तक एक लिक्विड भर लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। इस कंटेनर की बॉटम में मैंने एक कॉइन और कोई दूसरी ऑब्जेक्ट रख दी पॉइंट ओ पर। अब इस पॉइंट ओ से ये जो ऑब्जेक्ट है, जब इससे लाइट की हम बात करते तो लाइट गोज इन वेरियस डायरेक्शन। I have considered the two rays, one which is going straight, ये जो रे सीधी चली गई AO along the normal, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 0 है, इसलिए इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन को पूरा करता है। दूसरी रे जो मैंने रेड कलर की ली है, जो इस रे के साथ आई एंगल बनाते हुए गई, यानी मैं कहूं नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाते हुए गई, रे OB। इस रे OB का जब पॉइंट बी पर मीडियम चेंज होगा, यानी ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो यहां पर क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉन जीरो है, दैट्स व्हाई ये रे रिफ्रैक्शन सफर करेगी, और डेंसर से रेयर मीडियम पे जाने पर ये बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी किसी एंगल आर पर चली जाएगी, सच दैट आर इज ग्रेटर देन आई। यहां पर आर जो है आई से बड़ा एंगल है। अब क्योंकि दोनों रेज रे 1 और रे 2 दोनों एक दूसरे से दूर हट रही हैं, तो जब तक ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं। क्लास 10 में पढ़ा होगा, इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट। तो जब दो रेज इंटरसेक्ट करेंगी तभी इमेज फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़ने पर एक्चुअल में तो इनका कोई इंटरसेक्शन होता नहीं है। तो जब मैं इसको पीछे बढ़ाता हूं तो ये पहली रे को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट आई, तो I इज कॉल्ड इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस O ऑब्जेक्ट की इमेज I बनेगी, यानी यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ। अब अगर मैं ट्रायंगल AOB और AIB की बात करूं तो मेरे पास स्नेल्स लॉ में लिखता हूं। स्नेल्स लॉ हमारे पास इस पूरे रिफ्रैक्शन का क्या आएगा, पूरे रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ आता है साइन I अपॉन साइन R, क्योंकि ये एंगल भी I होगा और ये एंगल R, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ये गई थी रेयर मीडियम, यानी जिसकी वैल्यू मैंने 1 मान ली एयर में, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिवाइड कर दिया लिविंग मीडियम के।
तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1/μ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। बट अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी में देखूं तो साइन आई क्या होगा, ए ओ बी में साइन आई होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन आई इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी, और साइन आर होगा ट्राइंगल ए बी आई में ए बी अपॉन बी आई। यानी अगर मैं साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करूं फ्रॉम द फिगर, तो ओबी ए बी अपॉन ओ बी इक्वल डिवाइडेड बाई ए बी अपॉन बी आई, ए बी से ए बी कैंसिल होगा और मेरे पास आएगा बी आई अपॉन बी ओ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बी आई और बी ओ की तो वैल्यू मुझे पता नहीं है। एक और चीज, क्योंकि हमारी जो आई है, आई का जो प्यूपिल है उसका साइज फ्यू एमएम का होता है, मिलीमीटर में होता है, ये बहुत बड़ा नहीं होता। तो अगर ये दोनों पॉइंट ए और बी दूर होंगे तो प्यूपिल के साइज की रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमें ये पॉइंट दिखेगा ही नहीं। तो टू सी दिस पॉइंट आई या इमेज आई को देखने के लिए पॉइंट बी शुड बी एक्सट्रीमली क्लोज टू पॉइंट ए, पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका रीजन बताया कि हमारी प्यूपिल का साइज छोटा है। तो दोनों रेज जब आसपास रहेंगी तभी मेरी आंख दोनों रे को एक साथ देख पाएगी, वरना एक टाइम पर कोई सी एक रे दिखेगी दूसरी नहीं दिखेगी, इंटरसेक्शन नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं जब ए और बी बिल्कुल एक्सट्रीमली क्लोज होंगे तो मैं कह सकता हूं ए ओ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी ओ और ए आई इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली बी आई। और यहां से मैं कह सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए आई अपॉन ए ओ। बट ए आई की अगर मैं यहां पर बात करूं तो ए आई तो मेरे पास टी था जिसको मैंने लिया था एपरेंट डेप्थ, ए से लेके आई तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने टी लिया है एपरेंट डेप्थ, जबकि ए से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है वो इसका एक्चुअल डेप्थ यानी डी है, रियल डेप्थ है। तो मैं कह सकता हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू टी अपॉन डी, इक्वेशन थर्ड। अगर वन और थर्ड को कंपेयर करूं तो साइन आई अपॉन साइन आर की दोनों वैल्यू है, तो आई कैन से टी अपॉन डी इक्वल टू 1/μ, और यहां से t कैन बी रिटन एज d अपॉन म्यू, बट t इज apparent depth, so I can say apparent depth equals to real depth divided by the refractive index of denser medium, क्योंकि दो मीडियम है। अब अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू किसका है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर यहां पर नॉन एयर मीडियम हुआ होता, यहां पर हवा की बजाय पानी या कोई दूसरा मीडियम हुआ होता, तब भी कंडीशन कुछ कुछ ऐसी ही होती, लेकिन यहां पर फिर म्यू की जगह में म्यू 2 1 लिखता, यानी जिस मीडियम में रे गई थी उसको पहले और जिसमें से गई थी उसको मतलब जिसमें मीडियम में गई थी उसको बाद में, जिसमें से गई थी उसको पहले। इसको मीडियम 2 और इसको मीडियम 1 का हूं तो फिर मैं इसको लिखूंगा म्यू 2 1, यानी रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो दिस इज द केस। अब यहां पर एक टर्म और आता है दैट आई कॉल आई ओ। आई ओ का मतलब है आई से लेके ओ तक की डिस्टेंस है डी माइनस टी, और डी माइनस टी मतलब दिस इज कॉल्ड एच। एच का मतलब है नॉर्मल शिफ्ट, द अमाउंट एपरेंट डेप्थ हम सरफेस ऑफ द लिक्विड या सरफेस ऑफ द मीडियम से कैलकुलेट करते हैं, बट नॉर्मल शिफ्ट फ्रॉम द बॉटम कैलकुलेट की जाती है। यहां बॉटम से ही कितना ऊपर उठ गई, इस हाइट को मैं कहता हूं नॉर्मल शिफ्ट, और नॉर्मल शिफ्ट एच इक्वल टू होता है ए ओ माइनस ए आई, यानी एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो दिस इज द रियल एंड एपरेंट डेप्थ एंड देयर रिलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 in your NCERT book is based upon this factor. Solve it yourself. Thank you for watching.